नमस्कार। मैंने अपने प्रथम लेख में जीवन मूल्यों की स्पष्टता के बारे में आप लोगों से बात की थी। आज मैं उसका द्वितीय भाग प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है जनजीवन तथा विभिन्न समस्याओं का मूल्यांकन। समकालीन हिंदी उपन्यासों में नारी की मानसिक दृष्टि से ध्यान में रखते हुए कुछ परिवर्तन किए गए हैं। विघटित मूल्य और मान्यताओं के आधार पर समकालीन महिला उपन्यासकारों में नवीन दिशाओं को ग्रहण किया गया है। साथ ही नए उपन्यासकारों से न केवल परंपरागत रूढ़ियों को तोड़ा है, बल्कि उन्होंने नए मूल्यों की भी स्थापना की है। जनजीवन का चित्रण करते हुए विविध समस्याओं एवं संघर्षों को उद्घाटित करने की कोशिश की है। इसमें प्रथम भाग में नौकरी पेशा महिलाओं की समस्या। जब भी कोई स्त्री घर की चारदीवारी को लांघ कर बाहर की दुनिया में कदम रखती है, उसके सामने कई समस्याएं आ खड़ी होती हैं। कार्य क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद परिवार से उसका संबंध कम और बाहरी परिवेश से अधिक हो जाता है। इस प्रक्रिया में कामकाजी महिलाओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी बीच में बॉस व अन्य सहकर्मियों के साथ संबंध बनाने पड़ते हैं, जो कि काफी महंगा पड़ सकता है। स्त्री की मजबूरियों का हर कोई फायदा उठाना चाहता है। नौकरी पेशा तथा कामकाजी महिलाओं की समस्याओं को मेहरुनिसा परवेज ने अपने उपन्यास अकेला पलाश में उठाया है। नौकरी करने वाली स्त्री आज घर और बाहर दोनों अच्छी तरह संभाल रही है, फिर भी पुरुष उसे किसी भी प्रकार से जीने नहीं देता। उसके साथ हर समय अपमान एवं तिरस्कार का व्यवहार होता है। अधिकतर स्त्रियां इस समस्या से जूझ रही हैं। लेखिका सिर में इतना दर्द हो रहा है कि नींद तो क्या खाती, पर मुंह पर कंबल खींचे पड़ी रही। मन बहुत दुखी लग रहा था। तरह तरह के विचार उसे घेरे थे। कैसे औरतें घर और बाहर दोनों संभालती होगी। उसके मन ही मन निश्चय किया था कि वह सब कुछ छोड़ देगी। क्या फायदा, इस कारण घर का सुख जाता रहा। जिंदगी इस तरह एकदम मशीन हो जाएगी, उसने कहाँ सोचा था। उपन्यास में लेखिका ने उन कामकाजी महिलाओं की समस्या को उठाया है जो घर और बाहर की कठिनाइयों से जूझ रही है। सारा दिन बाहर का काम करने के बाद घर का कामकाज करे तथा उसके बाद भी उसे किसी भी तरह की कोई भलाई नहीं मिलती। पुरुष ने औरत को केवल एक मशीन मात्र ही समझा है। उसके जीवन में केवल समस्याओं को भोगना ही लिखा है। आज नारी नौकरी की तलाश में घर और बाहर दोनों काम कर रही है। घर से बाहर निकलती है। उसे जीवन के हर मोड़ पर पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना जीवन यापन करना है, साथ में चलना है। समाज में अपनी छवि की रक्षा भी करनी है। बाहरी और भीतरी दोनों और संघर्ष में रत स्त्री बढ़ते हुए भ्रष्टाचार और निर्दयी समाज का सामना कर रही है। महिलाओं को भी कामकाज के सिलसिले में घर व परिवार दोनों से दूर रहना पड़ता है। घर व परिवार से दूर रहने की समस्या अन्य समस्याओं को जन्म देती है। नौकरी के लिए परिवार को छोड़कर दूसरी जगह रहना और मकान किराए पर लेना तथा मकान मालिकों के शोषण को सहना पड़ता है। कर्क रेखा की तनु अपने रिश्ते के भाई के प्रति आभारी है, क्योंकि उसने उसकी सहायता करके स्कूल के पास मकान दिलवा दिया। अपने भाई की मदद के कारण उसने पुत्र को पढ़ाने की जिम्मेदारी उठा ली। भाई और भाभी यह उपकार न मानकर इसे कर्तव्य समझने लगे और उससे अनेक अपेक्षाएं रखते। शशि प्रभा शास्त्री ने अपने उपन्यास कर्क रेखा में नौकरी करने वाली स्त्रियों की रहने की समस्या को उठाया है। वह पर्याप्त कठिनाई से परिवार से दूर रहकर दिन व्यतीत करती है। उनके लिए नौकरी करने की समस्या ही नहीं, बल्कि आवास की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। नौकरी करने वाली स्त्रियों के लिए कार्यस्थल पर पहुंचना कोई आसान कार्य नहीं है। ठीक समय पर बस ना मिलना, भरी हुई बसें, ट्रैफिक और सबसे बड़ी समस्या जाम का लगना आदि है। घर से बाहर कार्यरत स्त्री के साथ रहने वाले या होने वाले दुर्व्यवहार से वह अत्यंत भयभीत हो जाती है। यह उनकी चिंता का विषय भी बन जाता है। इससे जहां एक और
पुरुषों की विकृत मानसिकता का परिचय मिलता है, वहीं महिलाओं में पुरुष सहकर्मियों के प्रति असुरक्षा की भावना मन में चलती रहती है। कर्क रेखा की तनु को सर्दियों में सुबह सवेरे कार्य क्षेत्र पर पहुंचना पड़ता है। वह जानती है कि बस का कंडक्टर उसके लड़की होने तथा एकांत का फायदा उठाकर जानबूझकर उसकी उंगलियों के पोरे को दबाता है और कभी हिचकोले से डगमगाने का अभिनय कर उस पर गिर पड़ता है। लेखिका ने प्रत्येक नौकरी करने वाली नारी के साथ गलत व्यवहार को अभद्र माना है। प्रत्येक व्यक्ति स्त्री का फायदा उठाना चाहता है। काम करने पर वह कोई उसकी मानसिक एवं शारीरिक भावनाओं का लाभ उठाना चाहता है, चाहे वह बस का कंडक्टर हो या बॉस। नौकरी करने वाली महिलाओं के लिए परिवहन की समस्या एक जटिल उलझन का आधार है। नौकरी पेशा महिला और अधिकारी वर्ग की समस्या का भी उल्लेख हुआ है। मात्र कुछ वार्तालाप कर लेना और भावनात्मक लगाव यौन संबंधों को जन्म दे सकता है। शिव अपनी पत्नी और युवा पुत्र के होते हुए भी अकेला है। शिव की पत्नी से हमेशा संदेह तथा अपमान ही मिला है। वह अपना मन वकालत की ओर ले जाता है। सुरेखा का आकर्षण शिव के प्रति उसकी वकालत में योग्यता के कारण है। शिव के प्रति उसके झुकाव का कारण शिव द्वारा काम वेतन देकर उसे स्वतंत्र बनाना है। उसे आत्मनिर्भर करने वाले व्यक्तित्व के प्रति उऋण होने के भाव से वह उसके प्रति आकृष्ट होती है। शिव के प्रति प्रशंसात्मक भाव धीरे धीरे पूजा का भाव बन जाता है और वह उसकी सेवा में अर्चना में अगरबत्ती की भांति होम रहना चाहती है। शिव अपने प्रति सुरेखा के भाव को जानता है, पर वह उसका कभी फायदा नहीं उठाता। नौकरी करने वाली स्त्रियों में अपने काम के प्रति रुचि एवं अरुचि को देखकर उसके व्यक्तित्व को परखा जा सकता है। अधिकारी के साथ संबंध कैसे हैं? कुछ महिलाओं में काम के प्रति सद्भावना होती है, न केवल बौद्धिक संबंध अपितु वह पुरुष के साथ मधुर संबंध बना सकती है। स्त्री को भोग्य समझने के लिए पुरुष ही जिम्मेदार नहीं होता, वह खुद भी उतनी ही जिम्मेदार है। स्त्री धन और सुविधा के लिए अपना सम्मान खो देती है, जिसकी जिम्मेवार वह स्वयं है। तो आपने यहाँ पर देखा कि किस तरह से नौकरी करने वाली महिलाओं को नौकरी करते समय किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ परिवार में रहते हुए अधिकारों एवं द्वंद्व की समस्या का भी लेखिका ने इस लेख में चित्रण किया है, जो आपके समक्ष इस प्रकार प्रस्तुत है। समकालीन महिला उपन्यासकारों ने नारी ने परिवार में अपने अधिकार एवं कर्तव्यों की मांग की है, परंतु उसे अपमान एवं तिरस्कार ही मिला है। आज पति पत्नी के बीच कई परंपरागत संस्कार एवं विवाह का आदर्शवादी रूप विलुप्त सा हो गया है। शिक्षा का प्रसार होने के कारण नारी आज पहले से अधिक शक्तिशाली हो गई है। भावना एवं कर्तव्य की उपेक्षा वह हर बात को तर्क की कसौटी पर परखना चाहती है। पति की बात पर वह अंधाधुंध विश्वास नहीं करती। वह समाज में अपना व्यक्तित्व स्थापित करना चाहती है, लेकिन पुरुष समाज को यह स्वीकार नहीं होता कि नारी उससे आगे निकल जाए। स्वतंत्रता के बाद जहां अन्य कई संबंधों में परिवर्तन आया, वहीं समाज एवं परिवार में पति पत्नी के संबंधों में भी पहले से नवीन रूप से चेतना समाज में दृष्टिगत हुई है। पहले पति कुछ ना कहकर सब कुछ सहती थी, यानी कि पति कुछ भी कहता था और पत्नी नहीं बोलती थी, चुपचाप रहकर अपना जीवन यापन करती थी, क्योंकि उसमें उसके परिवार की तथा अपनी भलाई छिपी रहती थी, जिसके कारण वह मौन रहकर अपना जीवन यापन करती थी। उसकी इच्छा का कोई ध्यान नहीं रखता था, वह अपना सिर झुकाकर हर कार्य कर लेती थी। प्राचीन युग की नारी पति के व्यक्तित्व स्वयं को तिरोहित करने में अपने जीवन की सार्थकता मानती थी। यही स्त्री धर्म भी था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नारी स्वरूप भी बदला। उसने शिक्षा को प्राथमिकता दी और समाज में नई चेतना का आवागमन हुआ। विचारों का परिवर्तनशील स्वरूप सामने आया। आधुनिक नारी अपने अधिकारों के प्रति सचेत है। वह अपनी प्रतिष्ठा और अपने मान को समाज में स्थापित करना चाहती है एवं परिवार में। आधुनिक नारी अपने अधिकारों के प्रति सचेत है। वह अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करना चाहती है। पुरानी परंपराओं और रूढ़ियों के विरोध में फलस्वरूप विवाह के संबंध में नारी ने आधुनिक दृष्टिकोण का निर्माण
किया है। पति पत्नी के परंपरागत बंधनों में परिवर्तन आया है। नारी की स्थिति और विचारधारा दोनों में परिवर्तन के फलस्वरूप वह अब पति की दासी बनकर नहीं रहना चाहती, अपितु अपने व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए समान स्थिति की मांग करती हुई दिखाई देती है। महिला उपन्यासकारों ने नारी की करुण दशा का रूप स्वरूप चित्रण किया है। पुरानी परंपरागत और जर्जर मूल्यों का स्थान नए मूल्यों ने ले लिया। फलतः वैवाहिक संबंधों में भी परिवर्तन हुआ। स्त्री पुरुष के समान ही अपने अधिकार एवं कर्तव्यों की मांग करने लगी। आओ पेपे घर चले उपन्यास में नारी का जागरूक रूप उभर कर सामने आया। वह केवल पति की छत्र छाया में ही नहीं अपितु अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार प्रसन्न रह सकती है। प्रभा खेतान ने उपन्यास आओ पेपे घर चले में इसी स्थिति का वर्णन किया है। आप नहीं जानती बहन जी, औरत की सारी स्वतंत्रता उसके पर्स में निहित है। यह आर्थिक स्वतंत्रता केवल भारतीय स्त्री ही नहीं बल्कि विदेशी परिवेश में भी स्थित महिलाओं को भी है। पुरुष के साथ रहना आवश्यकता भी है और मजबूरी भी। पुरुष का व्यवहार स्त्री के प्रति दासी भाव का है। इसी स्थिति से निकलने के लिए उसका धन कमाना अनिवार्य सा हो गया है। वह अनुभव करती है कि वह अपनी खुद की जिंदगी अच्छी बिता सकती है और औरों को भी, तो धन का होना अनिवार्य है जिससे वह अपना एवं बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सके। वह अपने लक्ष्य को स्थगित कर अपने अधिकारों के महत्व को समझकर पुरुष की यह गलतफहमी दूर कर सकती है कि स्त्री केवल पुरुष के अधिकार एवं कर्तव्य पर ही निर्भर नहीं है, वह स्वयं भी बहुत कुछ कर सकती है। युग परिवर्तन के साथ स्त्री अधिकारों की चर्चा हुई। पहले प्रेम पर अधिकार मात्र पुरुष का था, अब स्त्री पुरुष दोनों का समान रूप से अधिकार है। उपन्यास उसके हिस्से की धूप में एक प्रेमी एवं प्रेमिका के संबंधों को प्रस्तुत किया गया है। उपन्यास की नायिका अपने वैवाहिक जीवन से ऊबकर किसी से प्रेम संबंध स्थापित करती है। प्रोफेसर मधुकर मृदुला गर्ग ने उपन्यास में प्रेम को अधिक महत्व दिया है। केवल शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति ही प्रेम का लक्ष्य नहीं है। वह कहती है प्रेम को अशरीरी मानना है। उसकी परम गति प्रेमी से एकात्म होने में है, एक शरीर होने में नहीं। उनकी दृष्टि में प्रेम अपने आदर्श रूप को तभी प्राप्त करता है। प्रेमी प्रेमिका के लिए शारीरिकता का कोई महत्व नहीं रह जाता। आत्मा का तब इतना घनिष्ठ समागम हो जाता है कि एक दूसरे की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति भी महत्वहीन हो उठती है। तो किस तरह नारी अपने अधिकारों के लिए, अपने कर्तव्य के लिए तथा नौकरी की समस्या से जूझती हुई दिखाई दे रही है। वह अपने अस्तित्व की स्थापना के लिए अनेक प्रयासों से गुजर रही है और इन प्रयासों में उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण वह बहुत ज़्यादा कभी आशावान भी हो जाती है, कभी बहुत ही ज़्यादा टूट भी जाती है। तो नारी की इस स्थिति का लेखिका ने अनेक रूपों में चित्रण किया है, जो आपके समक्ष इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। अगले लेख में मैं इसका तीसरा रूप स्वरूप बताने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद।